जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो हम आज फोटोसिंथेसिस ही क्यों देखेंगे? क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो जीव स्वयं का पोषण खुद करते हैं, मतलब कि स्वयं का पोषण करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं और स्वयं खाते हैं, उसी को कहते हैं स्वपोषी पोषण। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसी के अंतर्गत आती है। और ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है ये कहाँ होती है? तो ये अभिक्रिया जो है ये पौधों में होती है। हमने बताया था ना कि पौधे जो है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, यानी ये जो है स्वयं का पोषण करते हैं, स्वयं खाना अपना बनाते हैं और स्वयं खाते हैं, और ये किसी दूसरे जीवों पर नहीं निर्भर रहते हैं। तो ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। यह एक प्रक्रिया है जो पौधों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका केमिस्ट्री में फार्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उससे और जल से, H2O से, जल से अपना भोजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर अपना भोजन बनाता है। तो यही प्रक्रिया जो है, यही प्रक्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया किस लिए होती है? ताकि जो पादप हैं उनका भोजन बनाया जा सके, उनके लिए भोजन बनाया जा सके। तो उनके लिए भोजन बनता क्या है? उनके लिए भोजन जो है वो शर्करा बनता है। और शर्करा क्या होता है? मीठा पदार्थ होता है। शर्करा मतलब मीठा पदार्थ, जो भी मीठा होगा सारा शर्करा है। और ये इसमें बनता है शर्करा में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? जैसे आप किसी चीज का भूसी ले लीजिए, चोकर जो होता है, गाय को जो खिलाते हैं चोकर, वो चोकर भी मीठा होता है। तो जो भी मीठा पदार्थ होता है वही कहलाता है शर्करा, या इसको शर्करा बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर पादप अपना भोजन बनाते हैं, और इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब इसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो CO2 है और H2O है, इन दोनों को मिला करके जब हम कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो इन दोनों को बनाने के लिए, जैसे हम घरों में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा हम किस रूप में लेते हैं? उस ऊर्जा को हम हीट एनर्जी के रूप में लेते हैं। आग जलाते हैं, जिससे क्या होता है? ऊर्जा मिलता है और हमारा खाना बन जाता है, हमारा खाना बन जाता है। वैसे ही इसमें जो है, इसमें पौधों में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊर्जा क्या होता है? अब जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होता है, वैसे ही इसमें कुछ काम हो रहा है तो ऊर्जा खर्च होगा। काम क्या हो रहा है? CO2 और H2O को मिलाकर क्या बनाना है? हमको बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या बनाना है? कार्बोहाइड्रेट बनाना है। कार्बोहाइड्रेट बनाना है, इसलिए इसमें ऊर्जा लगेगा। अब ऊर्जा जो है, सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में, उसे प्रकाश के रूप में तो पौधे यूज नहीं करेंगे। अब क्या आप प्रकाश से सीधा एनर्जी बना सकते हैं? आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, तो विद्युत बनाने के लिए, सूर्य से विद्युत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम पहले सोलर पैनल लगाते हैं छत पे। एक छत पे सोलर पैनल लगाते हैं, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर और हमको मिलता है, और हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। वैसे ही इनको जो है प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करके तब यूज करना होता है। ऐसा कोई इनके पास डिवाइस नहीं है। जैसे आपके पास फोन डिवाइस है, बल्ब डिवाइस है, जो बस इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, वैसे ही इनके पास ऐसा अंग है जो कि रासायनिक ऊर्जा से ही चलेगा। तो रासायनिक ऊर्जा से चलाने के लिए इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना जरूरी है। तो इसको बदलने के लिए जो काम करता है वो करता है क्या?
क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित, पर्णहरित जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इसमें क्या क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और जो सूर्य को प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देगा, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। यानी चार चीजें मिलकर फोटोसिंथेसिस का कार्य समाप्त करती हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का कार्य समाप्त करती हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, इस क्रिया में हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों को, सरल अकार्बनिक पदार्थ, जबकि देखिए इसमें कार्बन दिखा रहा है CO2, इसमें C क्या है, कार्बन है ना, कार्बन, लेकिन इसको अकार्बनिक पदार्थ में लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका रीजन जानते हैं। तो जो CO2 है ये कार्बन के जैसा बिहेव नहीं करता है, मतलब जैसे कार्बन जलने पे क्या करता है, कार्बन जलने पे काला हो जाता है, काला हो जाता है ना, और तो ये काला हो जाता है तो कुछ और इसके गुण होंगे, बहुत ज्यादा गुण होते हैं कार्बन के। तो ये जो CO2 है ये कार्बन के गुणों को नहीं दिखाता है, मतलब कि कार्बन जैसा बिहेव करता है, जलने पे काला हो जाता है, ये जलने पे काला नहीं होता है। ऐसा ही जो कार्बन का बिहेवियर होता है ये उसको फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। और H2O जैसा कि आप जानते हैं जल जो है अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। यहाँ कहीं CO2 C दिख रहा है, C से होता है कार्बन, C से होता है कार्बन, तो यहाँ पे C कहीं दिख रहा है, H2O में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं। और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस लिए आया, क्योंकि प्रकाश एनर्जी को हमको बदलना है केमिकल एनर्जी में, तो इसलिए क्लोरोफिल जरूरी है, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ यानी खाने लायक पदार्थों में, जिससे खाने लायक पदार्थ क्या होगा, जो उस शरीर को पोषण दे, उसके लिए फायदेमंद हो, वही पदार्थ होगा भोज्य पदार्थ उसके लिए। तो भोज्य पदार्थ कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये दोनों जब मिल जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ, तो इससे हमको ये कार्बनिक पदार्थ मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बन के जैसा बिहेव करता है, कार्बन के जो गुण मिलते हैं कार्बन में वो इस गुणों को दिखाता है। ये जो कार्बन रूल फॉलो करता है अभिक्रिया के लिए, ये सभी रूल कार्बोहाइड्रेट भी फॉलो करेगा, तो इसलिए इसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इसमें सरल शर्करा का निर्माण होता है। सरल शर्करा, अब जैसे C6H12O6 ये सरल शर्करा है। कुछ जटिल शर्करा होते हैं, मतलब कि जो सरल शर्करा क्या होगा, जो इसके पाचन में, जो इसके डाइजेशन में सही से, मतलब जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। इसमें डाइजेशन तो होता नहीं है प्लांट में, लेकिन वैसे अगर समझा जाए मनुष्य का एग्जाम्पल लेके, तो वैसे जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, या आसानी से, अब डाइजेशन छोड़िए, मान लीजिए आसानी से उसको ग्रहण करके और उससे ऊर्जा की प्राप्ति की जा सके या शरीर की वृद्धि की जा सके, तो जिस पदार्थ से आसानी से वृद्धि की जा सकती है या आसानी से एनर्जी बनाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं सरल शर्करा। तो यही सरल शर्करा है। और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और जिस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं होता है उसे स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब बताइए, क्या आप खाना खाते हैं तो जिस उससे जो एनर्जी मिलता है एक ही बार यूज कर देते हैं, एक ही बार यूज नहीं ना करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट गए तो आपका सारा एनर्जी खत्म, नहीं ना, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो उस भोजन से एनर्जी मिली है, जो ऊर्जा मिली है, वो किसी रूप में संचित हो जाती है, किसी रूप में रख दी जाती है, जिसको आगे यूज किया जा सके। तो वैसे ही इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि इससे ऊर्जा इसको मिलेगा पेड़ पौधों को। तो इसके लिए जब
इसको पेड़ पौधों को जरूरत होती है, तब ये स्टार्च से इसे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और जब जरूरत नहीं होती है तो उसको कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च में बदल देते हैं। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? चोकर को स्टार्च कहते हैं। अब जैसे गेहूं की भूसी निकलती है ना, तो गेहूं की भूसी जो है वही स्टार्च कहलाएगी। मतलब कि छिलके को, किसी भी अनाज के छिलके को स्टार्च कहते हैं। स्टार्च मीठा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी। कार्बोहाइड्रेट से ही वह बना है। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा रूप है स्टार्च, जो उसको रखने में सहायता करता है। मतलब स्टार्च बन जाता है तो उस पेड़ पौधों को रखने में थोड़ा आसानी होती है, तो इसलिए स्टार्च मीठा पाया जाता है। अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, अभिक्रिया कैसे होता है। कार्बन के अणु और जल के अणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इसमें जल के अणु भी निकलते हैं। जल के अणु कैसे निकलेंगे? अब मान लीजिए जड़ से गए, पेड़ में जड़ से गए जल, अब नीचे से ही न जल जाएंगे कि एटमॉस्फेयर से जल भी लेंगे? जल एटमॉस्फेयर से तो लेंगे नहीं, जड़ें इसीलिए पेड़ की नीचे होती हैं। तो इसमें जो जल गया वो फिर वापस आएगा? वापस तो आ नहीं सकता। जो इसमें लॉस हो गया, जो मतलब यूज हो गया, जल जो यूज हो गया फोटोसिंथेसिस में, वो तो यूज हो गया एनर्जी के रूप में। और जो बच गया जल, उसको एक रंध्र होता है स्टोमाटा, उसके द्वारा निकाल दिया जाता है। इसको अलग हम कल पढ़ाएंगे, इसको अगले वीडियो में। तो जल भी निकलता है, और ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमारा पसीना जो है वो अपशिष्ट पदार्थ है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों छोड़ देते हैं इसको? इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये हमारे शरीर में अगर रहेगा तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, तो इसलिए इसको निकाल देते हैं। तो जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है, ठीक। तो इस अभिक्रिया को आप समझ गए होंगे। इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 अणु जब जल के मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का 1 अणु बनता है, और उसके बाद जल का 6 अणु बनता है, और ऑक्सीजन का 6 अणु बनता है। ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है और जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे जल हानि की क्रिया भी कहते हैं। तो जल हानि की क्रिया इससे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जल का लॉस होता है। जल जो है वो मतलब इससे निकल जाता है। तो यही जो होता है एटमॉस्फेयर में जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, कोल्ड होता है, वैसे ही ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ तभी बारिश होगा, पेड़ काटने से बारिश नहीं आता है। तो इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। और ऑक्सीजन भी देता है हमें, जो हमारे लिए उपयोगी है। तो ऑक्सीजन भी देता है, इसलिए पेड़ लगाना आवश्यक है। अब हम ये कहाँ पे होता है? अब हम ये समझ गए कि ये होता कैसे है। ये होता कैसे, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। अब ये कहाँ होता है? पौधे के किस भाग में होता है? हर जगह तो हो नहीं सकता फोटोसिंथेसिस, हर जगह ऊर्जा ही बनेगा तो क्या होगा? हर जगह ऊर्जा नहीं ना बन सकता है। जैसे आपका किचन एक है तो किचन में ही खाना बनेगा, वैसे ही इसमें ऊर्जा कई एक जगह मतलब कहीं बनेगा, ठीक। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ बनेगा ऊर्जा, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पत्तियों के स्ट्रक्चर के बारे में। हम बना के लाए थे लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे हैं, इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगले लेक्चर में इसको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।